नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगातार आपको पूरे सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज दी जा रही है और मैं निःशुल्क आपको मॉडल पेपर दे रहा हूं लगातार। और अब ये 7 नंबर मॉडल पेपर है। कितने नंबर है? 7 नंबर मॉडल पेपर है। जिस प्रकार आपको विदित है 7 जनवरी को आपका एग्जाम है और उसके बाद में सब्जेक्ट जितने भी है उनकी भी परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। तो इससे पहले मैं 6 मॉडल पेपर आपको यूट्यूब पे दे चुका हूँ और इनकी जो टेस्ट है, ये टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही है, नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें मैं ये मेगा टेस्ट सारे डाल रहा हूँ और इसकी पैनल की पीडीएफ भी आपको मिल रही है। जिसने भी टेस्ट सीरीज ले रखी है नानक क्लासेज ऐप में वो उसका अध्ययन कर सकते हैं, इसका टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो मॉडल पेपर नंबर 7 आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगातार हूबहू परीक्षा में छपने वाले, यानी 100 क्वेश्चन 50 अंक के हैं, जिसमें हर प्रकार के क्वेश्चन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने को मिलते हैं। तो करें स्टार्ट, अगले 100% पढ़ेंगे अगले 1 घंटे में। आप भी मेरा साथ देना और इन क्वेश्चनों के जवाब देते रहना कि आपने तैयारी की है बहुत अच्छे तरीके से। पहला प्रश्न देखो, मोडिया मगरी नामक टीले का संबंध किस सभ्यता से है? मोडिया मगरी नामक टीले का संबंध किस सभ्यता से है? तो गिलुंड सभ्यता से। ये गिलुंड सभ्यता कहाँ पे है? राजसमंद में। गिलुंड सभ्यता कहाँ पे है? राजसमंद में। और कौन सी नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे। गिलुंड सभ्यता राजसमंद में है, बनास नदी के किनारे। और ताम्रयुगीन सभ्यता है, किस प्रकार की है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यता। आपसे पूछे कालीबंगा किस प्रकार की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। कालीबंगा हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे कांस्य युगीन सभ्यता है। और आहड़ भी कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता। और मंडपिया कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। मंडपिया, ठीक है, निम्बाहेड़ा, मंडपिया, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। दूसरा प्रश्न, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरेगा? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो अपनी पश्चिमी राजस्थान है, खास करके जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में ये हब स्थापित करने के लिए, यानी सीज सेज सोलर इंटरप्राइजेज एनर्जी जो जोन है उसको विकसित करने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया गया है। ये बीकानेर से भी गुजरेगा, अजमेर से भी गुजरेगा, जोधपुर से गुजरेगा, लेकिन जैसलमेर से नहीं गुजरेगा। अब ये मत समझना कि सेज की स्थापना के लिए इसको बनाया गया तो ये जैसलमेर से गुजरेगा, नहीं। ये बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ और नागौर, इन जिलों से गुजरेगा। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ और नागौर से गुजरेगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आएगा। जो टेस्ट आपको दिया है उसके अंदर नीचे तथ्य भी है, वहां सॉल्यूशन आप पढ़ लोगे। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मानसून, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मानसून राज्य में औसत वर्षा 57.51 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही है। पूर्वी राजस्थान में औसत वर्षा 70.4 सेंटीमीटर है, ये भी सही है। और पश्चिमी राजस्थान में औसत वर्षा 31 सेंटीमीटर है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों के अनुसार ये डाटा है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य में अकाल या सूखे से प्रभावित जिले व गांव क्रमशः बताइए। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अकाल व सूखे से प्रभावित जिले और गांव बताने हैं। आर्थिक समीक्षा 2022। उसके बाद में कुछ जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। इतने में मैं आपको कुछ और बताता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी मैं चर्चा बताता हूँ आपको। आर्थिक समीक्षा का डाटा यहाँ से पूछा जा सकता है और जो ऐप के अंदर पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। देखो 2022-23 आप बताओ, इतने में मैं आपको 2021-22 का बता देता हूँ। 2021-22 में गांव कितने थे और जिले कितने थे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हो सकता है एग्जामिनर यहाँ से पूछ ले, आपसे डाटा बता देता हूँ, आप जल्दी से इसका जवाब दो। 2021-22 में 10 जिले थे, 10 जिले थे और 6122 गांव थे। उसके बाद अगर देखें 2020-21 में, क्योंकि आंकड़ा कहीं से भी पूछा जा सकता है, 2020-21 के अंदर कितने थे? 6 जिले थे और 2062 गांव थे। जिले कितने? 6। उससे पहले का आंकड़ा अगर देखें 2009-10 का देखें, 2009-10 का देखें तो 32 जिले प्रभावित हुए थे और 40,990 गांव प्रभावित हुए थे अकाल सूखे से। और 2002-03 की बात करें, 2002-03 में बात करें, अच्छा ये उल्टा हो गया, 2002-03 की बात करें तो कितने? 32 जिले हुए थे प्रभावित और 40,000
990 गांव प्रभावित हुए थे, जबकि 2009-10 के अंदर 27 जिले प्रभावित हुए और 33,464 गांव प्रभावित हुए थे। ठीक है, ये आंकड़ा थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो इसका उत्तर आ जाएगा एक गांव और 92 एक जिला। गांव क्या, एक जिला और 92 गांव प्रभावित हुए थे। यह आंकड़ा पूछा जा सकता है। वैसे मैंने एक टॉपिक आपको स्पेशल दे दिया, अकाल सूखे वाले, कम से कम 30-40% वहां से क्वेश्चन हर बार आता है। देखो, सबसे ज्यादा आपसे पूछे कि गांव प्रभावित हुए थे किस साल, 32 गांव प्रभावित हुए थे, जिले प्रभावित हुए थे 32 2002-3 के अंदर, और गांव प्रभावित हुए 40,990। अब आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अकाल सूखे से प्रभावित जिलों में बात करें तो एक जिला प्रभावित हुआ है और 92 गांव, टोटल ये आपको मैंने दे दिया। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्य में वर्ष 2002-3 से 2006 की औसत उत्पादकता की तुलना में 2021-22 में उत्पादकता में फसलों में वृद्धि दिखाई गई। प्रश्न आपके एग्जामिनर ऐसे ही देगा, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, यानी करंट प्लस इकोनॉमिक प्रश्न आएंगे आपके 40 प्रश्नों में से 25% तो बहुत ही आसान होंगे, लल्लन टॉप प्रश्न होंगे, इतने आसान 25% तो। लेकिन जो 15% होंगे वो इस प्रकार की चीजों को पूछेंगे, इस प्रकार के आंकड़े पूछेंगे आपसे। ठीक है, ठीक है। तो 2002 से 3 और 2006-7 की औसत उत्पादकता की तुलना में 2021-22 में उत्पादकता में फसलों में वृद्धि दिखाई गई है। अनाज की उत्पादकता में 62.21% की वृद्धि हुई है, कपास की उत्पादकता में 90.10% की वृद्धि हुई है, और तिलहन की उत्पादकता में 36.65% की वृद्धि हुई है। उपयुक्त सभी ये तीनों आंकड़े आप अच्छे तरीके से याद रखना। 1980 से लेकर 2015 तक सर्वाधिक वृद्धि किस फसल में हुई है, ये अभी 2021 के अंदर पेपर हुआ था ग्राम विकास अधिकारी का, उसमें पूछ लिया। 1980 से लेकर 2015 तक सर्वाधिक वृद्धि हुई है सरसों और तोरियों में, सरसों और तोरियों में। असत्य कथन बताइए, असत्य कथन बताइए। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 में शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है। माडा कार्यक्रम 1978-79 में शुरू हुआ था, ये भी सही है। अरावली विकास कार्यक्रम 1986-83 में शुरू हुआ, ये गलत है। अरावली विकास कार्यक्रम 1974 में शुरू हुआ था। किस वर्ष, 1974 के अंदर अरावली विकास कार्यक्रम में शुरू हुआ था। और अगर पूछे किसके सहयोग से, तो जापान के सहयोग से, जापान की OCEF कंपनी के सहयोग से। ठीक है, 1974-75 में शुरू हुआ। जिले पूछे तो 16 जिले, कितने जिले, 16 जिलों के अंदर ये शुरू हुआ था। जनगणना 2011 के बारे में बताइए, 2011 के बारे में बताइए। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ की है क्या, गलत है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है, ये भी गलत है। सर्वाधिक महिला साक्षरता जालोर की है, ये भी गलत है। न्यूनतम महिला साक्षरता कोटा की, ये भी गलत है। इसका मतलब कूट सही कौन सा है, तो सारे के सारे गलत हैं। कारण क्या है, कारण इसलिए है कि न्यूनतम साक्षरता किसकी है, प्रतापगढ़ की, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है झुंझुनू की, उल्टे। न्यूनतम सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की और न्यूनतम है जालोर की, एकदम उल्टा क्वेश्चन पूरा का पूरा, ये इधर ये इधर, इसलिए सारे गलत है। तो ऐसे अभ्यास करना है कथनों का आपको, और इस प्रकार के क्वेश्चन मैं बना रहा हूं। बजट 2022-23 में राज्य सरकार ने किन सड़कों को दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। बजट 2022-23 में सरकार ने कुछ नेशनल हाईवे जो सड़कें हैं उनको इस प्रकार विकसित किया जाएगा कि वहां दुर्घटना होगी नहीं। जैसे सीकर से बीकानेर NH11 और NH52 पर, शाहजहांपुर से अजमेर NH48 से NH448, और बर बिलाड़ा जोधपुर NH25। ठीक है, उपयुक्त सभी। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का मतलब पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है। सिरोही में जाता है, उदयपुर में जाता है, टोंक में जाता है, लेकिन कोटा में जाता है, लेकिन टोंक में नहीं जाता। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर तक जाता है। इसमें देखो सिरोही आ गया,
उदयपुर आ गया, ठीक है, कोटा आ गया, बारां आ गया। ये जिले आते हैं किसमें, पूर्व पश्चिम है कॉरिडोर के अंदर। तो इसको जरूर याद रखना। ठेठ तक यानी बीच में उदयपुर के बाद बीच में स्थान आ जाता है चित्तौड़गढ़, यहाँ भी है। यानी सिरोही का पिंडवाड़ा, माउंट आबू, ये क्षेत्र भी आ जाता है। और जब आपसे पूछे कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण जो कॉरिडोर है उसमें अपना राजस्थान का कौन सा जिला आता है, तो यहाँ आता है धौलपुर। कौन सा, धौलपुर आता है। जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों ही। राजस्थान में स्थापित पेनोरमा के बारे में बताइए। देखो पेनोरमा क्या होता है कि किसी क्रांतिकारी है चाहे कोई लोक देवता है, उसकी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पूरा विवरण होता है और उसकी मूर्ति स्थापित की जाती है, वो पेनोरमा होता है। लगभग सरकार 3 से 4 करोड़ रुपए में पेनोरमे का निर्माण कर रही है, जहाँ विशेष उनकी कर्मस्थली है या जन्म हुआ है। तो महाराजा सूरजमल का जी का पेनोरमा डीग में बना, पिक्काजी सोलंकी का पेनोरमा देसूरी में बना, अमराजी भगत का पेनोरमा शाहपुरा, ये गलत है। हसन खां मेवाती का पेनोरमा अलवर सही है। अमराजी भगत का पेनोरमा कहाँ बना है, तो ये बना है दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में। दौलतपुरा चित्तौड़गढ़। ये करंट के प्रश्न है और करंट के प्रश्न कम से कम 20 प्रश्न आएंगे, देख लो। और ये जो मैं 40 नंबरों का मैटर करवा रहा हूँ, अभी देखो एक नई सीरीज आपके लिए शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं। 10 मैं आपको वीडियो दूंगा, राजस्थान प्लस इकोनॉमी के 10 वीडियो कल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उन 10 वीडियो को देख लेना, आपका करंट और अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक समीक्षा है वो पूरी हो जाएगी। राजस्थान में संचालित सफारी के नाम में असत्य बताओ। सफारी के बारे में असत्य, देखो ये टॉपिक है पर्यटन का, आपका कौन सा टॉपिक है, पर्यटन टॉपिक है आपका पर्यटन का। तो पर्यटन से संबंधित क्वेश्चन आने आने फिक्स है। उद्योग हो गया, पर्यटन हो गया, जनगणना होगी, ये फिक्स है। 3 3 4 4 प्रश्न आएंगे यहाँ से। तो संचालित सफारी के बारे में देखो, बैलून सफारी प्रसिद्ध है बूंदी की। अब कंफ्यूज मत होना, बैलून महोत्सव अलग है। बैलून महोत्सव जो बनाया जाता है ना, महोत्सव ये बनाया जाता है बाड़मेर में। कहाँ बनाया जाता है, बाड़मेर के अंदर बनाया जाता है। बैलून प्लस थार महोत्सव दोनों ही। असव सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, पुष्कर की। असव यानी घोड़ा सफारी पुष्कर की प्रसिद्ध है। हाथी सफारी है आमेर की, और आमेर का कुंडा गांव, आमेर का कुंडा गांव है, ये विश्व का तीसरा हाथी गांव है। और डंकी सफारी केवला देव, ये गलत है। डंकी सफारी है शेखावटी की प्रसिद्ध है। कहाँ की, शेखावटी की। और आपसे पूछे एक और आपको बता देता हूँ, टाइगर, टाइगर सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, टाइगर सफारी प्रसिद्ध है रणथंबोर की। ठीक है। आपसे पूछे लॉयन सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, लॉयन सफारी प्रसिद्ध है नारगढ़ की। ऐसे ये चीजें आपको याद रखनी है। और आप, मैं सभी विद्यार्थियों को बता देता हूँ, ये क्लास लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए स्पेशल, और स्पेशल आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनवरी टू दिसंबर 2023 ताज़ा अपडेट के साथ। करंट अफेयर्स प्लस राजस्थान इकोनॉमी क्लास नंबर 1 कल होगी। पूरे 10 क्लासें लूंगा मैं, इन 10 क्लासों में पूरा करंट, पूरी अर्थव्यवस्था, बजट सब कवर करवा दूंगा। तो आपके जितने भी सहपाठी हैं उनमें शेयर कर देना। कल से क्लास आएगी, यानी 40 क्वेश्चन, 40 में से 40 पक्के करने की हम कोशिश करेंगे। ये तो 40 में से 35 पक्के हैं। तो कल से स्टार्ट हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि डेली आए, लेकिन एग्जाम से पहले पहले ये 10 क्लासें दूंगा, पढ़ लेना। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 2014-15 में प्रसाद योजना प्रारंभ की थी, उसमें राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है। तो प्रसाद शहर में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है, अजमेर। अजमेर स्मार्ट सिटी में भी शामिल है, स्मार्ट सिटी शहर भी है, ये भी ध्यान रखना। योजना है ना, उसमें भी शामिल है। स्वदेश दर्शन 2.0 में राजस्थान के चिन्हित स्थल, स्वदेश दर्शन 2.0 में राजस्थान के चिन्हित स्थल है, ये तो केशोराय पाटन बूंदी और एक जोधपुर। ठीक है, ये दोनों शामिल है। सौर ऊर्जा प्लांट व जिले से संबंधित असत्य कथन बताओ। सौर ऊर्जा प्लांट व जिले से संबंधित असत्य कथन बताओ। देखो मोकला कहाँ पे है, जैसलमेर में। दुनिया कहाँ पे है, जोधपुर में। अगोरिया कहाँ पे है, बाड़मेर में। खींवसर है नागौर के अंदर। खींवसर कहाँ पे है, नागौर के अंदर। ठीक है। अब अगर कोई जिले चेंज हुए ना थोड़े बहुत, तो वो जिले वाले नया अपडेट नहीं आएगा, पुराने वाला ही मैटर आएगा आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में। सूचना सहायक है, जूनियर अकाउंटेंट, जो भी तैयारी कर रहे हो, सारा ये मैटर आएगा। तो खींवसर जैसलमेर नहीं है, नागौर के अंदर। अब याद रखो, ये मोकला, ये दुनिया, अंगोरिया, नोख, बड़ला, ये सारे सौर ऊर्जा प्लांट है।
और ये कॉलेज व्याख्याता की टेस्ट सीरीज है अभी 499 की। कम इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं, दोबारा चल रहे हैं, प्लस सिलेबस के अकॉर्डिंग मेगा टेस्ट है। 10 तो मेगा टेस्ट है, प्लस 10 मेगा टेस्ट और डाल दिए गए हैं। और ये जो मैं यहाँ वीडियो दे रहा हूँ, ये टेस्ट भी वहाँ अपलोड हो रहा है। तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो और ये टेस्ट सीरीज ले लो। थर्ड पेपर की इतनी गारंटी है कि थर्ड पेपर में आपके 70 से 80 नंबर बन जाएंगे। 70 से 80 नंबर किसको कहते हैं, अगर बार बार आपने अभ्यास किया तो। चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में सत्य कथन बताओ। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य साझेदारी है, बिल्कुल सही है। कितनी कितनी, 50 और 50। इस पर 4 बांध बने हुए हैं, ये भी सही है। इसकी कुल 386 मेगावाट बिजली मिलती है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी। देखो कैसे 4 बांध की बात करूं तो कौन कौन से, गांधी सागर एमपी में है, मंदसौर एमपी में। राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में है। कोटा बैराज कोटा में है। और जवाहर सागर, ये 4 बांध है, ये दोनों ही कोटा में है। ठीक है। अब एक और खासियत देखो इनकी, क्या खासियत रहेगी, देखो कोटा से बिजली मिलती नहीं है, जवाहर सागर से, जवाहर सागर से 99 मेगावाट मिलती है, राणा प्रताप सागर से 172 मेगावाट मिलती है, और गांधी सागर से 115 मेगावाट मिलती है। ठीक है। तो टोटल कितनी होगी, 386। 7 9 16, 386। 386 में से 193 राजस्थान को मिलती है और 193 मिलती है एमपी को। ठीक है। चंबल घाटी परियोजना 50-50 है, 4 बांध है, 386 मेगावाट, सभी कथन सत्य है। भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स कौन तैयार करवाता है। ऐसे प्रश्न आएंगे 2-3 तो आपके, 2-3 तो प्रश्न सीधे सीधे ऐसे आएंगे, देख लो। भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक नीति आयोग व प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान लागू करती है। ठीक है। खर्च योग्य आय होती है, खर्च माइनस योग्य आय होती है। ठीक है। खर्च माइनस योग्य आय होती है। व्यक्तिगत आय का वह हिस्सा जिसका उपभोग व बचत के रूप में उपयोग किया जाता है, वो खर्च माइनस योग्य आय होती है, ध्यान रखना। एक विशिष्ट समयावधि के दौरान यदि सरकारी खर्च कुल आगम से ज्यादा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। एक विशिष्ट समयावधि के दौरान यदि सरकारी खर्च कुल आगम से ज्यादा हो जाता है, अभी आपने देखा ना कि जैसे चुनाव हुए हैं, सरकार का खर्च आया कि सरकार पर 5.65 लाख करोड़ का खर्च है, आया ना, वो चीज है सरकारी खर्च। कुल आगम का मतलब कि जितना आय हो रहा है उससे ज्यादा खर्च हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सरकारी बजट घाटा कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, सरकारी बजट घाटा कहेंगे, है नहीं, है नहीं। हमने हमारे पास आया कम और लगा ज्यादा, तो वो सरकारी बजट घाटा हो गया। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में राजस्थान को 12वां स्थान मिला है। कौन सा, 12वां स्थान। कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य अंतर को क्या कहा जाता है। टोटल सरकार को कितना आय प्राप्त हुआ, राजस्व आय जितना भी प्राप्त हुआ, और कुल व्यय कितना हुआ, उन दोनों के अंदर जो अंतर होता है उसको क्या कहा जाता है, बजट घाटा कहा जाता है। 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत के साथ सबसे जरूरी समस्या क्या थी। आपको पता होगा हमारे 352, 356 और 360 जो आपातकाल है, 360 वित्तीय आपातकाल है, जो आज तक भारत में नहीं लगा। एक कंडीशन आ गई थी 1990-91 में, लेकिन तत्कालीन उस समय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, तो और स्थिति को संभाला गया था, और उसके बाद में आर्थिक जो उदारीकरण की नीति है वो लागू की गई थी। तो इसमें क्या था, निजी क्षेत्र पर नियंत्रण का काम था, क्योंकि सबसे जरूरी समस्या क्या थी हमारे उस समय, समस्या थी विदेशी मुद्रा संकट, क्योंकि हमने विदेशों से लेना बंद कर दिया था। आज जैसे सिस्टम चल रहा है ना, पीपी मोड पर आप कोई भी चीज पढ़ते हो तो किसी संस्था से हम क्या करते हैं, ऋण लेते हैं। पहले ये नहीं था, ये 1991 के बाद सिस्टम शुरू हुआ है। जिला आयोग का वित्तीय क्षेत्राधिकार क्या होता है। जो जिला आयोग है उसका वित्तीय क्षेत्राधिकार कितना होता है। जिला आयोग का वित्तीय क्षेत्राधिकार कितना होता है, 1 करोड़ रुपए। कितना, 1 करोड़। मनरेगा है, बड़ा सिंपल सा नाम है मनरेगा। क्या है, क्या है, क्या देता है, रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। क्या है, रोजगार गारंटी। देखो मनरेगा की शुरुआत
2 फरवरी 2006 को हुई थी। ठीक है, शुरुआत। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ 2 अक्टूबर की क्या कहानी है। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से नाम बदलकर मनरेगा हुआ, क्योंकि हम यही कंफ्यूजिंग रहते हैं। नाम आ गया मनरेगा, हम कहते हैं कि महात्मा गांधी के नाम पे मनरेगा है, लेकिन 2 अक्टूबर को इनकी गांधी जयंती पर नहीं शुरू हुआ, 2 फरवरी को हुआ 2006 में। लेकिन इनका नरेगा से मनरेगा नाम है वो 2 अक्टूबर को हुआ था, और इसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 60-40 का हिस्सा। और अपनी राजस्थान सरकार जो पहले 100 दिन देती थी, अब उसकी जगह 125 दिन कर दिए। अब नई सरकार अपडेट होगी, क्या करते हैं अलग बात है, लेकिन हमें ये याद रखना है। इसी की तर्ज पर हमारे राजस्थान के अंदर शहरी क्षेत्रों में भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई। उसमें भी पहले 2022 में 100 दिन थे, अब बढ़ाकर 125 दिन कर दिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होता है। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होता है तो वो जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है? जिला कलेक्टर। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का दूसरा नाम है? निम्न में से कौन सा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का दूसरा नाम है? तो जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि कई औद्योगिक श्रमिक के अंदर 2-3 ठिकाने हैं अपने, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना में स्थिर कीमतें, परिवर्तनशील कीमतें, स्थिर व परिवर्तनशील कीमतों का अनुपात, उपयुक्त सभी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो हम पढ़ते हैं कि गणना के अंदर स्थिर कीमतें आती है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में क्या आती है? स्थिर कीमतें। जैसे अभी राजस्थान में स्थिर कीमतें 2011-12 है। राजस्थान में जीवन धारा योजना संबंधित किससे है? राजस्थान में जीवन धारा योजना है सिंचाई के लिए कुओं के निर्माण से। आर्थिक विकास का अर्थ क्या होता है? आर्थिक जो विकास है उसका अर्थ क्या होता है? आर्थिक वृद्धि, केवल जीएनपी में वृद्धि, या आर्थिक वृद्धि व प्रगतिशील परिवर्तन कुछ निश्चित मूल्यवान चरों में जो कि लोगों के स्वस्थ और प्रसन्न होने के परिचायक है। ये मतलब होता है आर्थिक विकास का। पशुपालकों के लिए राजस्थान में देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना कहाँ विकसित की जा रही है? तो इसके लिए दूसरे राज्य के कुछ जो कमेटियां हैं वो भी देखने आती है। कोटा के अंदर देवनारायणीय नगर एकीकृत आवासीय योजना पशुपालकों के लिए शुरू की है। निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राजस्थान में स्थिर मूल्यों 2011-12 पर 2017-18 से 2021-22 पर प्रति व्यक्ति आय निरंतर बढ़ी है। वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की जीएसडीपी वृद्धि दर भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9.20 की अपेक्षाकृत 11.04% है। 11.04, बिल्कुल बी नंबर एकदम सही इसका उत्तर है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का प्रारंभिक पूर्वानुमान लाख टन में कितना है? देखो 2021-22 की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? 2021-22 की, तो ये है 225.20। अगर आपसे पूछे 2022-23 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार तो आप बताओगे 253 लाख टन। लघु व मध्यम अवधि के ऋण आपूर्ति के संदर्भ में सहकारी बैंकों की राजस्थान राज्य में संरचना क्या है? लघु व मध्यम अवधि के ऋण आपूर्ति के संदर्भ में जो सहकारी बैंक है, अपने राजस्थान में सहकारी बैंक की संरचना त्रिस्तरीय है। कैसी है? त्रिस्तरीय। जैसे मान लो राज्य स्तर पर होगी, उसके बाद में जिला स्तर पर होगी, तो इस प्रकार त्रिस्तरीय बन जाती है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में बकरियों की संख्या कितनी है? देखो बकरियों के मामले में राजस्थान टॉप पे है भारत में, सबसे ज्यादा बकरियां राजस्थान में पूरे भारत के अंदर। तो राजस्थान में बकरियों की संख्या है 20.84 मिलियन। अब ये प्रश्न पिछले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था। 20.84 मिलियन है बकरियों की संख्या है। कृषि संबंधी आंकड़े प्राय रूप से संग्रह कौन करता है? देखो कृषि से संबंधित 4-5 प्रश्न आने आपके। तो कृषि संबंधी आंकड़े प्राय केंद्रीय स्तर पर तो आर्थिक व सांख्यिकी विभाग, और राज्य स्तर पर आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय। तो उत्तर आ जाएगा ए व बी दोनों। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में देखो पंचायत सशक्तिकरण अभियान का ही नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम पंचायत ग्राम स्वराज अभियान किया था। बिल्कुल सही है। इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों और कार्मिकों की क्षमता संवर्धन पर है। ये भी सही है।
इस योजना में वित्त पोषण के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच 60-40 का अनुपात है, ये भी सही है। इस योजना का नारा अपनी योजना अपनो विकास है, ये गलत है, ये गलत है। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी, एसडीजी इंडेक्स जारी होते हैं ना, उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? तो आयोजना विभाग, नोट कर लेना, आयोजना विभाग। ये एसडीजी जो सतत विकास लक्ष्य है ना, ये 2015 में अधिसूचित किया गया था और शुरू 2016 में हुआ था। टारगेट है 2030 तक 17 लक्ष्यों को पार करना। लक्ष्य कितने हैं? 17 लक्ष्य है। इसी के तहत अभी ताज़ा एसडीजी इंडेक्स जारी किए जाते हैं। 1.0 में झुंझुनू, 2.0 में कोटा, 3.0 में जयपुर और 4.0 जारू है जिसमें सीकर टॉप पे रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आयोजना विभाग इसका नोडल विभाग है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? आपके जो टॉपिक दे रखे हैं ना अर्थव्यवस्था, उसमें यही मतलब होता है कि आपको इस प्रकार की जानकारी का कितना पता है, ऐसे प्रश्न आएंगे उसमें। लघु व सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से पीएम किसान मानधन योजना कब प्रारंभ होगी? अभी लघु व सीमांत किसानों को पेंशन दी जा रही है और एक साल में 6,000 रुपये दी जा रहे हैं, अलग अलग किस्तों में डाले जा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 को हुई थी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जन सूचना पोर्टल से सूचना पाने के लिए एसएसओ आईडी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है? बिल्कुल, सूचना पाने के लिए कोई शुल्क नहीं है। तो केवल दो सही है। निम्न में से क्या राजस्थान संपर्क में सुशासन के आयाम के रूप में गलत चिन्ह है? देखो, राजस्थान संपर्क में सुशासन के आयाम के बारे में अगर बात करें तो पारदर्शिता है, बिल्कुल। शिकायत का निवारण है, ये भी सही है। ठोस सेवा प्रदान प्रणाली है, विश्वास ये नहीं है। यानी सुशासन आयाम है इसके कुछ, उसके अंदर विश्वास शामिल नहीं है। ये बस सोचना भी, इसका मतलब ये है कि विश्वास है ही नहीं। राजस्थान में भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम किन नस्लों के लिए चलाया जा रहा है? राजस्थान में भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम किन नस्लों के लिए चलाया जा रहा है? मारवाड़ी नस्ल के लिए, जैसलमेरी के लिए और मगरा के लिए, उपयुक्त सभी। तस्सर कृत्रिम रेशम, रेशम है ये, ठीक है, का विकास राजस्थान में निम्न में से जगह किया जा रहा है। ठीक है, तस्सर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में किन किन जगह किया जा रहा है, ये बताइए मुझे जल्दी से। किन किन जगह किया जा रहा है? तो कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा जिले में। ये सारे प्रश्न आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं पिछले 1-2 सालों में और दोबारा रिपीट होंगे, ध्यान रखना। और ये पुस्तक आ रही है अपनी 10 से 11 दिसंबर 2023 को। असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही शानदार पुस्तक रहेगी ये। पूरे विधानसभा चुनाव के आंकड़ों सहित है, पूरे इसमें अवार्ड हैं आपके जितने भी खेल परिदृश्य के हैं, टोटल राष्ट्रीय एशिया सब, मतलब हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ऑनलाइन ऑफलाइन इसकी सुविधा आपको बता दी जाएगी। राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो, कामधेनु योजना चली थी एक 2021 के अंदर। कब? 2021 के अंदर चली थी। तो इसमें क्या है कि लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए, ये सही है। दुग्ध उत्पादक 10 से 12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए, ये भी सही है। लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये भी सही है। तो 1, 2 तीनों ही पॉइंट सही है। अगला जवाब दो। राजस्थान जन आधार योजना की मुख्यमंत्री द्वारा किस बजट भाषण में घोषणा की गई? और अभी सरकार अपडेट है, तो देखो जन आधार कार्ड कितनी दिन चल पाता है फिलहाल, लेकिन हमें उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। हमारा एग्ज़ाम 7 जनवरी को है, तो हमें पिछला सारा मैटर पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर ये कभी नहीं सोचता कि सरकार कौन सी है या सिस्टम कौन सा। एग्जामिनर को जो क्वेश्चन देना है वो हर एक अपडेट से देगा वो। तो देखो, सरकार बनी थी 2018 में, तो जाहिर सी बात है 2019 और 20 का जो बजट था उसी के अंदर क्या जारी हुआ? जन आधार बजट भाषण शुरू हुआ। बस अंदाजा भी यही लगाना है,
जन आधार योजना, इसकी शुरुआत आपसे पूछे 2019 के अंदर हुई थी और जन आधार को अप्रैल 2022 में राशन कार्ड के रूप में प्रयोग करने लगे। 2022 में राशन कार्ड के रूप में प्रयोग। ये तो आपको ही पता है, राजस्थान के निवासी हो, आपने राशन कार्ड उठाया क्या? ज़्यादा से ज़्यादा जो गेहूं लाते थे उन्होंने उठाया होगा, बाकी वहीं भी आधार कार्ड लगने लगे, तो शायद ही मेरे हिसाब से कहीं राशन कार्ड की जरूरत पड़ी होगी। तो ये, और आपसे पूछे जन आधार योजना में नोडल एजेंसी कौन सी है? आयोजना विभाग। आयोजना विभाग, ये भी जरूर ध्यान रख लेना, आयोजना विभाग। सूखे का प्रकार जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालीन औसत से 75% कम होती है। सूखे का वह प्रकार है जब किसी क्षेत्र में जो मौसमी वर्षा होती है, मानसून के समय बारिश होती है ना, दीर्घकालीन औसत से 75% ही कम होती है, यानी वैसे नॉर्मल जो बारिश होती है उससे भी 75% कम होती है, तो उसको कहते हैं मौसमी सूखा। क्या कहते हैं? मौसमी सूखा। स्मार्ट विलेज योजना प्रारंभ की गई थी। स्मार्ट विलेज, एक था स्मार्ट सिटी, एक है स्मार्ट विलेज, घोषित करने की शुरू हुई थी 2017-18 में। ये पॉइंट है सीधे सीधे याद रखने, क्योंकि कई पर्सन ऐसे सीधे आने। राजस्थान में किन शहरों में स्मार्ट सिटी योजना संचालित है? 2000 जून 2015 से केंद्र सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें 100 शहर शामिल है। 100 में से राजस्थान के 4 शहर शामिल है, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। और ये मैंने आपको बता दिया कि अभी 2022 की जो रैंकिंग आई थी, 2022 की रैंकिंग, उसके अंदर राजस्थान में टॉप पे रहा उदयपुर, देश में रहा 7वें स्थान पे। देश में 7वां स्थान, ये 2 पॉइंट याद रखना। और राजस्थान, राजस्थान किस नंबर पे रहा? तीसरे नंबर पे रहा भारत के अंदर। राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सी ऐप विकसित की गई है? राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी के लिए दरा ऐप। कौन सी? दरा ऐप। राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है? जो खिलाड़ी हैं उनको कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 2%। राजस्थान में प्रथम राज्योत्सव दिवस कब बनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 15 अक्टूबर की बात है 1955 को, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया था, उसी के अकॉर्डिंग 15 अक्टूबर 2020 को पहली बार राज्योत्सव दिवस बनाया गया। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? अब कुछ नीतियां हैं सरकार की 2019, 20, 21, 22 और 23। ये सारी पर्यटन नीति याद रखनी है। मैंने एक स्पेशल जो अपनी नई बुक आ रही है उसके अंदर नीतियों को एक साइड में एक साथ लगा दिया, टोटल जितनी भी है वो सारी आपकी काम की है। तो राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब जारी हुई? तो 2020 कब जारी हुई? 9 सितंबर 2020 को जारी हुई। इसी प्रकार आपसे पूछे इको टूरिज्म नीति, इको टूरिज्म नीति, इको टूरिज्म जो नीति है वो 2021 को आई। इसके अलावा ग्रामीण पर्यटन नीति, ग्रामीण पर्यटन नीति 2022 को आई। ठीक है, ग्रामीण पर्यटन नीति। हाइड्रोजन नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को आई। सौर ऊर्जा नीति, सौर व पवन, ये कब आई? ये 2019 में आई। ठीक है, सौर पवन ऊर्जा नीति 2019 में, ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 में, इको टूरिज्म नीति 2021 में, और ग्रामीण पर्यटन नीति 2020 के अंदर हो जाएगा ये। निम्न में से कौन से शहर में रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है? रिको के द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए, एक कोटा में, एक जोधपुर में, एक गंगानगर में, यहाँ जयपुर में नहीं है। इसके अलावा एक अलवर में, एक कहाँ पे है? अलवर के अंदर स्थित है। 4 हो गए। राजस्थान में सेज के विकास के लिए निम्न में से कौन सी एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है? सेज, सेज SEZ, यानी ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। एक वो सेज है, स्पेशल एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये रिको के द्वारा। क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी औद्योगिक शीर्ष संस्था कौन सी है? रिको। आजीविका पर एक मिशन की स्थापना, रिको ध्यान रखना, रिको की स्थापना मैं बहुत बार बता चुका हूं इसलिए बार बार नहीं बता रहा। रिको की स्थापना 1969 को हुई थी, प्लस स्वतंत्र में इसकी स्थापना 1980 को हुई थी, स्वतंत्र। कारण क्या था कि जब यहाँ स्थापना होती है तो ये किस नाम से होती है? उद्योग विभाग
प्लस खनिज विभाग के नाम से होती है। जैसे ये खनिज विभाग 1969 को अलग होता है, 1979 को, ठीक है, अलग होता है, जैसे ये अलग हो जाता है तो 1980 में इसकी स्थापना हो जाती है। आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य, आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान। बयाना दुर्ग स्थित वृक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? ठीक है, बयाना दुर्ग में एक विष्णुवर्धन का मौर्य काल का माना जाता है या गुप्त काल का माना जाता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर अगर विजय स्तंभ की बात करें तो पहला सबसे प्राचीन जो विजय स्तंभ है वो बयाना के अंदर है। अब आपसे पूछे राजस्थान में और कहाँ कहाँ विजय स्तंभ है, तो मैं 5 विजय स्तंभ बताता हूँ। पहला तो आ गया बयाना में, ठीक है, कहाँ आ गया? बयाना के अंदर। दूसरा आ गया विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। एक आ गया आउवा पाली में, 1857 की क्रांति का, ठीक है। और एक विजय स्तंभ कौन सा आ गया? कन्नौट जैसलमेर में, ठीक है। ये 4 आपको याद रखने हैं विजय स्तंभ। बूंदी की कजली तीज कब बनाई जाती है? बूंदी की कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बनाई जाती है। होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा को, पर्युषण पर्व आता है भाद्रपद महीने में, और गणगौर आता है चैत्र माह में। तो सारे के सारे 1 2 3 4 सही है। अब मुझे कमेंट करके बताओ ये किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म का है? पर्युषण पर्व किस धर्म का है? मैंने त्योहार आपको करवाए हैं अगर आपको पता है तो। समाचार पत्र मजहर उल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? एक समाचार पत्र है वो कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये भरतपुर से 1849 में प्रकाशित हुआ, भरतपुर से 1850 में। और इसकी द्विभाषा है, ये हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी बटियाणी, ये बटियाणी भै है, ठीक है, बटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में करवाई। उस मंदिर का नाम क्या है? यानी कि जोधपुर नरेश मान सिंह राठौड़ की पत्नी थी रानी बटियाणी प्रताप कुंवरी, उसने एक मंदिर बनवाया था और बाद में वो जमीन में धंस गया, इस कारण अन्यत्र बनवा दिया। उस मंदिर का नाम था तीजा मांझी का मंदिर। कौन सा? तीजा मांझी का मंदिर। ये पिछले RS प्री के अंदर आया था 2021 वाले में। सूची 1 व 2 को मिलाना। देखो, बपंग के जादूगर जहूर खां मेवाती हम पढ़ते हैं, नड़ के करना भील, अलगोजा के और खड़ताल के सद्दीक खां और अलगोजा के रामनाथ चौधरी। तो सी का 4 देखो, बाकी सारे देखो, ये उत्तर आ जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? नेहत तरंग सवाई प्रताप सिंह की नहीं लिखी हुई, नेहत तरंग लिखी थी बुद्ध सिंह ने, बुद्ध सिंह हाड़ा, बुद्ध सिंह हाड़ा ने, जो बूंदी का शासक था, उसने लिखी। नाग दमन सायाजी झूले की, रणमल छंद श्रीधर व्यास की है और भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह के। 9 बजे एक क्लास आती है राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज, ठीक है। अगर वो क्लास जो भी तैयारी कर रहे हो आप जीके, अगर आपको पकड़ मजबूत करनी है तो 9 बजे की राजस्थान जीके की मेरी क्लास रोज देखा करो। अभी हिस्ट्री चल रही है और आज बीकानेर के राठौड़ का उसमें टॉपिक है। पखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास जी और माधोदास जी नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय से है? बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, इन सब जो संत महात्मा है इनका संबंध किससे है? इन सब का संबंध है दादू से, क्योंकि दादू पंथी दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, उनमें से 52 उनके स्तंभ थे, 52 स्तंभ थे दादू पंथी के। उन्हीं में से बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी, गरीबदास जी, गरीबदास जी, मिशिकन दास जी, ठीक है। तो बहुत सारे, ये इनके दोनों दादू दयाल जी के पुत्र थे, दोनों के दोनों। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताओ जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया, 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। बताओ, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और गिरफ्तार भी नहीं किया गया, 1930 के सत्याग्रह में भी भाग लिया, 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। तो उनका नाम है रमा देवी। कौन है? रमा देवी पंडित, रमा देवी पंडित। आपसे पूछे रमा देवी पंडित लादू लाल जोशी की पत्नी थी,
लादूलाल जोशी की पत्नी थी। लादूलाल जोशी की क्या थी? पत्नी थी, ठीक है। राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापखाना स्थापित किया गया था? राजस्थान में कहाँ वैदिक मंत्रालय? वैदिक का नाम आते ही आप आर्य समाज से संबंधित जाओगे। किससे जाओगे? आर्य समाज से संबंधित, अजमेर के अंदर, ठीक है। तो पूछे वैदिक मंत्रालय नहीं, आर्य समाज से संबंधित, और यहाँ पे दयानंद सरस्वती ने भी लेखन कार्य किया था। कथन 1 और कथन आर के बारे में बताना है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है, पितु औचित्य भी है। उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। देखो आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ठीक है। ए और आर दोनों ही सही है, वह आर ए की सही व्याख्या है, तो बिल्कुल सही है। देखो नियंत्रक में महालेखा परीक्षक, सीएजी, कंट्रोलर एडिटर जनरल जो होता है देश के अंदर, ठीक है, तो उसके बारे में का करते हुए न केवल व्यय की वैधता, क्योंकि काम इनका क्या होता है, जो धन वगैरह काम व्यय होता है उसकी जांच पड़ताल ये करते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो लागू 2006 में हुआ अपने राजस्थान के अंदर, तो नागरिकों को सशक्त करना है, बिल्कुल एकदम सही है। अपनी सूचना मांगते हैं। सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायिताओं को बढ़ाना है, ये भी सही है। समाज की महिलाओं और कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए अकेला किसी के लिए नहीं है, सबके लिए ये, तो ये असत्य हो गया। हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम है करे, तो 3 नंबर गलत है। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विभाग के प्राक्कलन समिति कै के नियंत्रण अधीन नहीं है? कौन है कै के अधीन नहीं है? देखो सार्वजनिक निर्माण विभाग होता है, वित्त विभाग होता है, शिक्षा विभाग होता है, गृह विभाग नहीं होता। प्राक्कलन समिति कै के अधीन है, जो धन के व्यय के अनुमान की जांच पड़ताल करती है ना, तो जो गृह विभाग होता है इसके अधीन कार्य नहीं करता, बल्कि यह मुख्यमंत्री या फिर गृह मंत्री के अधीन कार्य करता है। बाकी प्राक्कलन समिति क्या है? सार्वजनिक निर्माण है, वित्त विभाग है, शिक्षा विभाग के काम करता है। राजस्थान के नियमित मुख्यमंत्री से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? देखो कितना मुख्यमंत्री से संबंधित आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा। तो हरिदेव जोशी नहीं रहे थे। उसके बाद भैरव सिंह शेखावत लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, और बरकतुल्ला खान रहे। टिक्काराम पालीवाल रहे थे। कौन है? टिक्काराम पालीवाल है। तीनों चुनाव नहीं लड़ा था। हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, इन्होंने, बरकतुल्ला खान, ये कभी भी मतलब लोकसभा के सदस्य नहीं रहे थे। टिक्काराम पालीवाल रहे थे। विशाखा, विशाखा व अन्य बनाब राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। विशाखा व अन्य बनाब राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। किससे? तो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त है तो अधिकृत है? कौन हो सकता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। निम्न में से कौन नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में कौन सा संविधान? ये राज्य मानवाधिकार आयोग है, सूचना का अधिकार है, आरपीएससी, इनके मेरे स्पेशल वीडियो बनाए हुए हैं। जैसे आपको वीडियो देखना है राज्य मानवाधिकार आयोग बाई नानक क्लासेस लगा लेना, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो नागरिक अधिकार पत्र, नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखो सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, बिल्कुल सही है। अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान, ये इसमें शामिल नहीं है। विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण होता है और किसी लोक अभिलेख की उपेक्षा होती है, ये भी होता है। राज्य सरकार द्वारा भी हाल ही में घोषित उड़ान योजना में गलत विशेषता चिन्हित कीजिए। उड़ान योजना गलत। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, ये सही है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर 2 और जिला स्तर पर 1 ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे। इस समायोजन के अंतर्गत प्रदेश की सभी महिलाओं को 19 नवंबर 2021 को सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क मिलेंगे। यह योजना 19 नवंबर 2021 से लागू होगी। तो ये गलत है। ये उड़ान योजना है वो कब लागू हुई थी? ये योजना लागू हुई थी 19 दिसंबर को। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं दोनों के अंदर, क्योंकि 2 ऑप्शन इसके अंदर है। हालांकि पहले सरकार ने कहा था कि हम 19 नवंबर को स्टार्ट करेंगे, लेकिन बाद में इस योजना को कब स्टार्ट किया? इस योजना को स्टार्ट किया गया 19 दिसंबर को। यहाँ ये तो सही हो जाएगा और इसका उत्तर सी आ जाएगा। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। 19 दिसंबर 2021 को स्टार्ट की थी, ठीक है। तो ये मैंने सही कर दिया।
यहाँ 19 नवंबर की जगह ये कर लेना। प्रश्न को थोड़ा सा टेस्ट में भी आपको सही कर दिया जाएगा अगर मिस्टेक है तो कहीं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्देशित किए जा सकते हैं? 8। कितने किए जा सकते हैं? 8 किए जा सकते हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापन निम्न में से किस वर्ष की गई? राजस्थान के अंदर देखो, प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापित कब किया गया था? तो पहली बार 2018 के अंदर। कहाँ? पहली बार 2018 के रूप में किया गया था, जबकि पद स्थापना वर्ष पूछे तो 2018 क्या 2009 में किया गया था। निम्न विशेषताएं किस नदी की है? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदी है। तो वो कौन सी नदी है? बनास। बनास की लंबाई है लगभग 512 किलोमीटर। 512 किलोमीटर। पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान में ये सबसे लंबी नदी है। इसको वन की आशा कहते हैं। वन की आशा कहते हैं, यानी वर्णाशा के नाम से इसे पुकारा जाता है। और ये निकलती कहाँ से है? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट खमनोर की पहाड़ी से ये निकलती है। कहाँ से? खमनोर की पहाड़ी से ये निकलती है और राजस्थान के 6 जिलों से ये बहती है। राजस्थान के 6 जिलों से। अब थोड़ा चेंजिंग अगर होगा तो हम बाद की बात है, लेकिन फिलहाल अगर 33 जिलों के हिसाब से 6 जिलों में बहती है और वही फिलहाल हमें याद करना है, क्योंकि बाकी कोई आंकड़ा फिक्स आया नहीं है कि कहाँ से बहती है और कहाँ से नहीं बहती है। तो नए डाटा की झंझट में तो पड़ना ही नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? निम्न में से कौन सा सुमेलित है? खनिज से संबंधित आपके टॉपिक है। कौन सा सुमेलित है? देखो, मांडो की पाल में फेल्सपार पाया जाता है। बिल्कुल, मांडो की पाल है डूंगरपुर में। मांडो की पाल कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर है। यहाँ क्या पाया जाता है? फेल्सपार पाया जाता है। तलवाड़ा सीसा जस्ता, ये गलत है। तलवाड़ा में मैगजीन पाया जाता है और ये बांसवाड़ा में। खेरवाड़, एस्बेस्टोस, ऋषिबदेव, अब्रक, ये भी नहीं है। तो एक ही उत्तर आएगा मांडो की पाल, यानी सी नंबर आ जाएगा। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत कितना है? द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत। अब सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत की बात करें, हम 2-3 जिले फिक्स पढ़ते हैं। सबसे प्रतिशत में डूंगरपुर है। नंबर 1 में बांसवाड़ा है। नंबर 2 में डूंगरपुर है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही देखो, CWG भरतपुर बिल्कुल सही है। BSHW गंगानगर, ये गलत है, क्योंकि BWHW में आता है गंगानगर। ये भी सही है और ये भी सही। तो ये कौन सा सही सुमेलित है? तो 1, 2, 4 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन में क्या दे रहा है? ये 1 और 4 दे रहा है। तो ये भी, ये BSHW में आएगा। ठीक है, 1 और 4 सही है। बिल्कुल 1 और 4 सही है, क्योंकि ये आपका कुछ भाग गंगानगर, कुछ भाग बीकानेर और कुछ भाग जैसलमेर, ये भाग ही है वो BWHW में आते हैं। बाकी बीच वाला क्षेत्र जो आता है वो अर्ध शुष्क में आता है, और उत्तरी पूर्वी वाला क्षेत्र है वो CWG में आता है, और जो दक्षिणी खास करके दक्षिणी पूर्वी वो AW के अंदर आता है। गोंगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है? नागौर में। एक रोट्टू और याद रखना, रोट्टू भी कहाँ पे है? नागौर के अंदर। अब आपसे पूछे वर्तमान में राजस्थान में कितने हो गए? वर्तमान में 30 हो गए। ये मैं आपको करंट में करवा रहा हूँ। संरक्षित क्षेत्र कितने हो गए? 30। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान में निम्न में से किन जिलों से गुजरेगा? ये 2021 के पेपर में आया हुआ है, अब तक पेपर में आ रहा है। तो 3 जिले कौन से होंगे? अब आप मुझे कमेंट करके बता दो। अभी मैंने कई जिले बताए थे, तो अजमेर होगा, चित्तौड़गढ़ होगा, बीकानेर होगा, नागौर होगा, जोधपुर होगा। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं। थार के मरुस्थल के भाग कौन कौन से हैं? थार के मरुस्थल का क्षेत्र है वो 4 निम्न जो भाग है उनमें बांटा जाता है। गग्गर के मैदान की बात आती है, शेखावटी का प्रदेश आता है, और गोड़वाड़ प्रदेश आता है ना। एक नागौरी उच्च भूमि आती है। तो बनास का मैदान नहीं है, बाकी है। 3 को हटाओ, 1, 2, 4।
कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? अभी मैंने बताया 2019 के अंदर। और लक्ष्य कितना है? लक्ष्य है 2024-25 तक 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करना। 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करना। 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था कौन सी है? 1 अप्रैल 2020 को अटल भूजल योजना स्टार्ट की थी। विश्व बैंक इसमें सहायता उपलब्ध करवा रही है। विश्व बैंक प्लस भारत सरकार, इन दोनों का है। विश्व बैंक प्लस भारत सरकार, ये 50 है, ये 50 है। टोटल 7 राज्य हैं और राजस्थान हमारा शामिल है जिसमें 17 जिले। राजस्थान में कितने जिले शामिल है? राजस्थान के 17 जिले शामिल है। इनमें में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? तो जैसलमेर भी है, जोधपुर भी है, और कौन सा है? बीकानेर भी है। और इसके अलावा कौन सा भाग नहीं है? तो बाड़मेर इसमें शामिल है, नहीं होता है। मरु त्रिकोण के अंदर ये 3 ही शामिल होते हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि कितनी है? तो 4.5 लाख रुपए है नाजुक के लिए, प्लस अगर नॉर्मल है तो 50,000। ये अलग है, ध्यान रखना। वो 25 लाख वाली अलग है। ये केंद्र सरकार ने चलाई थी, उसमें राजस्थान सरकार ने इसका नाम बना दिया आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य, और ये 2021 में स्टार्ट हुई थी। कब? अगर स्टार्टिंग पूछे 2021 में। और अब सरकार देख लो, उम्मीद यही है कि वापस ये योजना शुरू होगी यहाँ पे, क्योंकि ठंडे बस्ते में डाल दिया ना कांग्रेस सरकार ने इसको। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर 2011-12 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो कितनी? देखो 2020-21 की पूछ रहा है, 72,297। अगर आपसे पूछे 2022-23 की, तो आप कितनी बताओगे? ताजा अगर 2022-23 की पूछेगा तो आपको बतानी है 86,134। कितनी? 86,134। और ये तो है स्थिर कीमत। और प्रचलित में पूछे तो आप क्या बताओगे? 1,56,149। 1,56,149। तो आंकड़ा ये भी पूछा जा सकता है, आंकड़ा वो भी पूछा जा सकता है। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब हुई थी? तो इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही? कार्य सहभागिता दर भारत की है 39.8 और राजस्थान की है 43.6%। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी? फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय, और इसका जो नाम रखा गया है वो किस नाम पे रखा गया है, ये मुझे बताओ जल्दी सी। बहुत बार हमने चर्चा कर ली है, और कल से अपने करंट अफेयर्स की वो मॉडल वो भी स्टार्ट कर देंगे, ताकि अर्थव्यवस्था और राजस्थान मजबूत हो जाए और भी। और 40% जो आने वाले हैं करंट के इनके, वो हमारे गलत नहीं। तो जोधपुर में इसका नाम होगा राजीव गांधी। अब आगे देखो क्या होगा, फिलहाल राजीव गांधी, हमें यही पढ़ना है। अब बात जोधपुर की आई है, तो जोधपुर में क्या क्या है देखो। जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी, जोधपुर में राज्य अपीलीय अधिकरण की पीठ स्थापित होगी। जोधपुर में राज्य सूचना आयोग की बेंच, ये स्थापित होगी। जोधपुर में राज्य क्रीड़ा संस्थान स्थापित होगा। और जोधपुर में पेरा आवासीय विद्यालय स्थापित होंगे। ये सारी कहानी जोधपुर की है, क्योंकि मुख्यमंत्री कहाँ के थे? जोधपुर के थे।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार अभी 17वीं वन रिपोर्ट है, ठीक है। निम्न में से किस जिले में एक बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? अब देखो प्रश्न सबको पता है कि प्रतिशत वन कहाँ पे है सबसे कम, इतना ही पूछा है इसने। लेकिन देखो घुमाया क्या है, किस जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? जोधपुर। जोधपुर है, उसके बाद चूरू है, फिर हनुमानगढ़ है। सबसे कम वन वैसे चूरू में है। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में सौर वेधशाला उदयपुर में है, फतेह सागर झील के किनारे। फतेह सागर झील के किनारे। आपसे पूछे सौर ऊर्जा चलित नाव कहाँ चली? वो पिछोला झील के किनारे। पिछोला झील, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा 500 रुपये में गैस सिलेंडर योजना को किस नाम से चलाया जा रहा है? इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, ये 1 अप्रैल 2023 से इसको लागू किया था। इंदिरा गांधी के नाम पे गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के किस संस्करण का आयोजन 23 और 25 अप्रैल तक किया गया? 12वें का किया गया। ये करंट का प्रश्न है। हाल ही में चर्चित सीकर के आयरन नेहरा का संबंध किस खेल से है? हाल ही में चर्चित सीकर के आयरन नेहरा, ये तैराक है, ठीक है। इसके अलावा मैं तैराक बता देता हूँ, युग चेलानी। युग चेलानी, फिरदौस कायम खानी। फिरदौस कायम खानी, तनिष्क पटवा, भक्ति शर्मा, गौरव सिंघवी, ये सारे तैराक हैं। ये सारे खिलाड़ी क्या हैं? तैराक हैं, ठीक है। 24 अप्रैल 2023 से मुख्यमंत्री महंगाई राहत शिविरों की शुरुआत कहाँ से की थी? महापुरा जयपुर से। और टोटल 10 योजना इसमें शामिल थी महंगाई राहत शिविर के अंदर। राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया? तो वो जवानपुरा जयपुर। कौन सी? जवानपुरा जयपुर। खेरुणा गांव बूंदी क्यों प्रसिद्ध है? ओडीएफ प्लस आदर्श गांव है। ओडीएफ प्लस आदर्श गांव घोषित किया गया। और बिलोची जयपुर क्यों प्रसिद्ध है? अगस्त 2021 में घर घर औषधि योजना की शुरुआत हुई। घर घर औषधि योजना, ये मैं आपको योजना का वीडियो दे चुका हूँ, उसमें सब बता चुका हूँ टोटल की टोटल। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग व यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के उल्लंघन और शोषण के खिलाफ सुरक्षा नवाचार का शुभारंभ किस जिले में किया गया? अलवर में। इसको शॉर्टकट में कहते हैं सेव, ठीक है। शॉर्टकट में नाम आएगा। बच्चों के उल्लंघन और शोषण के खिलाफ सुरक्षा नवाचार यानी सेव अभियान का शुभारंभ कहाँ किया? करौली के अंदर। स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने तपेदिक यानी टीबी रोग को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक टीबी मुक्त राजस्थान अभियान प्रारंभ किया। तो 2025 तक खत्म करना है। और टीबी तपेदिक यानी एक संक्रमण रोग होता है ये, और इसको खत्म करने के लिए 2025 में और राजस्थान सरकार ने एक टीबी मुक्त राजस्थान अभियान चलाया। एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, निक्षय पोर्टल। पोर्टल पूछे टीबी के लिए, निक्षय पोर्टल। और एक योजना चलाई हुई है, राजस्थान निक्षय संबल योजना। राजस्थान या मुख्यमंत्री निक्षय संबल योजना। इसके तहत 500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जा रही है पेंशन के रूप में। जिसके टीबी रोग है उसको 500 रुपये इलाज के लिए दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किस जिले में किया? तो जयपुर के अंदर। और जयपुर में भी पूछे कहाँ पे? जालाना में। जालाना में किया। प्रथम महानिदेशक पूछे कौन बने हैं? प्रथम महानिदेशक बने हैं NC गोयल, निहाल चंद गोयल। NC गोयल यानी निहाल चंद गोयल इसके पहले अध्यक्ष यानी महानिदेशक बने हैं किसके? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जालाना जयपुर के अंदर। पीएम गहलोत ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन जयपुर के अंदर किया। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष, ठीक है। एक तो आपकी RPSC है,
आरपीएससी के अध्यक्ष तो हैं संजय श्रोत्रिय, ठीक है। विवादों में भी रहे थे आपकी आरपीएससी, फिलहाल उसने 5 ऑप्शन वगैरह करके कई घोषणा कर दी कि हम जिस महीने में एग्ज़ाम करवाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट निकालेंगे, ये घोषणा की है। और एक है राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, आरएसएसबी, ठीक है। इसका मुख्यालय जयपुर में है, आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर में है। इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो मेजर जनरल आलोक राज को चुना गया है। इस प्रकार ये टोटल आपकी 100% हो चुके हैं। टेस्ट लगा लेना ऐप में, 100 क्वेश्चन 50 अंक। इसकी पैनल पीडीएफ आपको ऐप के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है जिसका नाम है वीडियो पीडीएफ, पैनल वीडियो पीडीएफ, ठीक है। उसके अंदर ये इसकी जो पीडीएफ मैंने 100 क्वेश्चन कराए हैं वो भी मिल जाएगी, टेस्ट भी मिल जाएगा। लगभग मैं 10 सिलेबस के अकॉर्डिंग के अलावा 10 मेगा टेस्ट आपको दे चुका हूँ। बार बार इनका अध्ययन करोगे, थर्ड पेपर का अध्ययन करोगे तो मान के चलो 100 में से 70 से 80 क्वेश्चन आपके सही हो पाते हैं। और इतने परसेंट अगर आपके सही हो पाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लीड लोगे। बस ऐसे नहीं कि टेस्ट सीरीज आपने ले ली, मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थी लगातार ये टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि टेस्ट सीरीज लेने के बाद आप उसको पढ़ो नहीं। टाइम आपके पास बहुत कम बचा है, कि जितना भी टाइम बचा है उसको अच्छे तरीके मैनेज करना ही आपको पड़ेगा। अगर क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की ये मांग रहती है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मुझे वहाँ टाइम नहीं मिलता। ये चीज़ें आपको बाद में कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। एक बार आपके हाथ से निकल गया तो फिर सिर्फ पछतावा बचेगा अगले 2-3 साल। इसलिए मेहनत करो जितना का आपके पास टाइम है। जो चीज़ बिल्कुल आपको नहीं आ रही है, पता नहीं चल रहा है, उसको छोड़ के बाकी चीज़ जो कवर करनी है उसको अच्छे तरीके से। बाकी उम्मीद है कि जिसने थर्ड पेपर की टेस्ट सीरीज ले रखी है या कोई निःशुल्क भी यूट्यूब पे क्लासें लगा रहा है तो थर्ड पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आप निरंतर उसको पढ़ते हो। अर्थव्यवस्था की बात करूं मैं, अगर जीके की बात करूं तो आपको लगभग मैं टॉपिक दे चुका हूं और वहीं से बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने ये मॉडल पेपर दिया है, तो मॉडल पेपर में अगर करंट की बात करें, इकोनॉमिक्स और करंट की, तो 40 में से 25 से 30% तो आपको हूबहू आराम से ऐसे नॉर्मल प्रश्न मिलेंगे। लेकिन 10 या 12% ऐसे होंगे जो कथन वगैरह से होंगे, और उन क्वेश्चनों को कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिनको हमें करना भी नहीं है, ठीक है, हिलाना नहीं है। क्योंकि अगर ज़्यादा हम नेगेटिव में चले गए, बहुत ज़्यादा हो गए, तो जो प्रश्न किए हुए आसान से थे वो भी गलत हो जाएंगे और हम मेरिट से बहुत दूर चले जाएंगे, बाकी विद्यार्थियों से पिछड़ जाएंगे, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इस प्रकार ये टेस्ट सीरीज है और ये यूट्यूब पे क्लासें हैं, और 10 दिसंबर को 11 दिसंबर को बुक आ रही है, उसका अध्ययन करो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।